बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल अभी नया बनाया है मैंने, नो इट ऑल के नाम से। बात करते हैं कि ये चैनल किस लिए बनाया है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसएससी है, आपका डिफेंसेस, खासतौर पे डिफेंस का टॉपिक और डिफेंस के सेक्टर पे हम बात करेंगे। तो डिफेंस का जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल 370। ठीक है, आज से इस चैनल पे आपको सारी जीएस के वन लाइनर और जैसा भी होगा डीपली होगा तो डीपली भी आपको मिलेगा, जैसा आप समझना चाहेंगे वैसा आपको मैटर इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको आज जो हम बात करेंगे वो होगा आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 की अगर बात करते हैं कि आर्टिकल 370 हमारे भारत में कब आया और कब लागू हुआ और इसके पीछे क्या क्या राज है और इसके लिए कौन कौन से मतलब कंट्री के बीच में डिबेट चल रही है, तो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डीपली बात करने की कोशिश करेंगे और इसको कब हटाया गया। तो जैसा कि आप अभी सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में इस आर्टिकल को जब लाया गया था तो 17 अक्टूबर 1950 17 अक्टूबर 1949 को इस आर्टिकल को संविधान में पूर्णतया मान्यता दी गई थी। लेकिन अब इस आर्टिकल के पीछे है क्या, बातें क्या है, मुख्य बातें क्या है, कौन कौन सी कंट्री हैं, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आर्टिकल 370। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था, तो एक बात डिस्कशन में आई थी कि कुछ रियासतें थी हमारे देश में, भारत देश में 93 रियासतें थी। 93 रियासतों में से बहुत सी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने 93 में अपने आपको मतलब भारत के सुपुर्द कर दिया, मतलब भारत के हवाले कर दिया कि नहीं हम आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और कुछ ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने कहा कि नहीं हम अपना राजशाही चलाएंगे, राजशाही शासन चलेगा। तो राजशाही शासन में उनमें से मुख्य कुछ 3 रियासतें थीं जिनका नाम हम आपको बताना चाहेंगे, जिनमें से एक थी आपकी हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आपकी बनी आकी वो आके बनी जम्मू एंड कश्मीर। अब ये आर्टिकल जो आपको फॉलो करता है वो जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो करता है। अब हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन तीनों की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। और जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान ये चाहता था कि नहीं ये तीन के तीनों राज्य जो है, देसी रियासतें हैं, वो पाकिस्तान पर मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पर अब बात करते हैं। देखो, जैसा कि जम्मू कश्मीर के में आर्टिकल 370 लागू हुआ तो पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस टाइम पर, राजा हरि सिंह, उनका नाम क्या था जम्मू कश्मीर के राजा? हरि सिंह। जब ये बात आई, यूएन ने एक बात रखी हरि सिंह को ये समझ कि आप इंडिया पर जाना चाहते हैं या पाकिस्तान पर समर्थन करना चाहते हैं, आप किस देश पर जाना चाहते हैं। तो हरि सिंह ने कहा ना तो मैं इंडिया की तरफ झुकना चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तुरंत कि नहीं, हमको अब इंडिया और पाकिस्तान पे नहीं जाना, हमको खुद की एक कंट्री बनानी है और हमें राजशाही शासन चलाना है। तो यूएन ने कहा ठीक है, अगर आप राजशाही शासन चलाना चाहते हैं तो ठीक है, आप चलाइए। लेकिन उसके समझ कुछ बातें ऐसी आई, उन्होंने तो मान्यता दे दी, लेकिन वहाँ के जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे या पाकिस्तानी जो लीडर्स थे, हमारे जिन्ना साहब थे, उस टाइम पर जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान पे, मुस्लिम लीग के जो मेन चीफ थे वो थे हमारे जिन्ना साहब। तो उन्होंने क्या किया कि जो जिन्ना थे उन्होंने कहा किससे कि आप मेरे साथ मतलब साइन कर दो या मेरे समझ आ दो, लेकिन उनको भी उन्होंने मना कर दिया। आफ्टर देन क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर पर जिन्ना ने एक उनका आर्मी चीफ था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसका नाम था अकबर खान। आर्मी चीफ अकबर खान थे। उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप ऐसे तो ये मतलब जम्मू कश्मीर हमारे रियासत आएगी नहीं कब्जे पे, तो आप धीरे से इस पर सिविल ड्रेस पर जाकर आप इस पर मतलब अपनी सेना तैयार करो और कोई भी मतलब ऐसा लगे नहीं कि हमारी आर्मी है वहां पर, और चुपचाप जाकर उस जम्मू कश्मीर पर अटैक करो। तो जम्मू कश्मीर पर अटैक करने की यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी। और इधर जो राजा हरि सिंह थे उनको कुछ ये नहीं पता था, उनको अपनी सेना पर बहुत बड़ा विश्वास था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो मेन लीडर थे, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं जो भारत के पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर राजा हरि सिंह के एक मंत्री थे, उनका भी नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने उनसे कहा कि आप जल्दी से भारत से अपनी हेल्प ले लो, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा। जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सारी चीजें देख चुके थे कैसे क्या हो रहा है देश में। तो राजेंद्र प्रसाद की बात उन्होंने नहीं मानी, उनको अपनी सेना पर विश्वास था। इसके बाद
इधर से हमारे जो गवर्नर थे उस टाइम पर भारत के, वो थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन और थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे और थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने उनसे कहा, और ये जम्मू कश्मीर गए जब सब दोनों लोग, ये जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन उनके पास गए, राजा हरि सिंह के पास, कि आप अगर ऑफिशियल साइन कर देते हैं तो हम आपको मदद दे सकते हैं, पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है उससे हम आपको बचा भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने उनको वापस कर दिया। और हरि सिंह की एक बहुत बड़ी खास बात थी कि जब उनको किसी से मिलना नहीं होता तो एक पत्र लिखते थे और बोल देते थे अपने सिपाही से कि जाके दे दो। उस पत्र में लिखा होता था कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, मतलब जैसा कि उनका एक कोई फंडा होगा, तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि मेरे पेट में दर्द है, मैं अभी मिल नहीं सकता हूँ, तो ये लोग वापस चले आए। अब वहां पर तैयारी बन रही थी, तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा शासक था, मतलब बहुत बड़ा क्या है, एक मुस्लिम लीग का ही एक बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन वो भारत के बहुत पक्ष में रहता था, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, उस टाइम पर ये हरि सिंह से बहुत, मतलब एक तरह से चिढ़ते थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए जम्मू कश्मीर पर, लेकिन हरि सिंह जो चाहते थे वो कहते थे नहीं, यहाँ पर राज शासन होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर वैली पर एक आंदोलन चलाया और वहां की जनता को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। तो कश्मीर वैली पर इन्होंने एक राजा का रूप धारण किया और अपनी तरफ पूरी जनता को खींच लिया। लेकिन ऐसा देखकर राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को उसी बीच जेल पे डलवा दिया, और उनको जब कारागार पर डलवा दिया गया तो यहाँ से कुछ कश्मीर वैली पे जो लोग थे उन्होंने सोचा कि उपद्रव मचाना स्टार्ट कर दिया, और वो पाकिस्तान के समक्ष चले गए। कुछ जो वहाँ के मतलब बोलते नहीं जो लोग थे, तो वो कुछ पाकिस्तान का समर्थन करने लगे, क्योंकि भाई मुस्लिम था पाकिस्तान भी और यहाँ भी मुस्लिम लोग थे, तो उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। अब उधर से पाकिस्तानी सेना जो थी हमारी, वो उरी तक पहुंच चुकी थी। समझो 10,000 के अप्रॉक्स जो सोल्जर थे आपके, 10,000 के आसपास, वो अपने कहीं ना कहीं किसी माध्यम से किसी को पता न चले, और वो ट्रकों के माध्यम से, इसके माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से उड़ी की तरफ आ चुके थे। लेकिन जो इनका एक मंत्री था जिसको बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो राजा हरि सिंह के साथ हमेशा रहते थे और उनके मित्र भी थे, उन्होंने कहा, उनको ये बात पता थी कि उरी से और श्रीनगर के बीच आने का एक ही रास्ता है, वो है एक रिवर पर बना हुआ पुल। तो राजेंद्र प्रसाद जब देखी, मतलब उनको पता चला कि ये सेना यहाँ पर आ चुकी है, तो इन्होंने उस नदी के पुल को जाकर रात में तोड़ दिया। और ये बात, ये मिशन कब चला था, इस डेट को मत बोलना, ये एग्जाम पर बहुत बार पूछी जाती है। तो जब पाकिस्तान सेना वहां से चली थी, मिशन बना था, तो वो डेट थी 20 अक्टूबर 1947। 20 अक्टूबर 1947। अब ये 24 अक्टूबर की रात, जैसा कि अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ पॉइंट्स हैं। अक्टूबर को ये मिशन जब इन्होंने बनाया 1947, 20 अक्टूबर 1947 को बनाया, और 24 अक्टूबर 1947 को ये उरी पहुंच चुके थे। कहाँ पहुंच चुके थे? उरी। 24 अक्टूबर 1947 को जब ये उरी पहुंच चुके थे, तो राजेंद्र प्रसाद ने वो पुल रात में तोड़ दिया। तो इससे जो पाकिस्तानी सेना थी वो बहुत भड़क गई, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और वो पहुंच गए बारामूला। ये लोग जब बारामूला पहुंच गए, तो बारामूला की जनता बहुत घबरा गई, और ये लोग वहां पर जाकर बहुत उपद्रव मचाया, और वहां की कम से कम ना कुछ तो 1/3 जनता बची, और इन लोगों ने सबको मार दिया किसी तरह से, कहीं ना कहीं हथियारों से मार किया, और सोशल हैरेसमेंट किया, वहां की जो स्त्रियां थी उनके साथ बलात्कार किए, कई चीजें थी। तो बारामूला की जो जनता थी वो बहुत भड़बड़ा गई। इसी बीच हमारे जो सचिव थे एक, उनका नाम था बीपी मेनन, उनका नाम था बीपी मेनन, जो हमारे इंडिया के एक आर्मी के सचिव थे, उनका नाम था बीपी मेनन। वो ये सब दृश्य देख रहे थे, वो उस टाइम पर मौजूद थे श्रीनगर पर, और श्रीनगर से वो सीधे दिल्ली आए, और माउंटबेटन से ये बात करी कि जम्मू कश्मीर की ये हालत है, और जम्मू कश्मीर बहुत मुसीबत में फंसने वाला है, राजा अपने आगे किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो माउंटबेटन का भी मानना ये था, उन्होंने एक खड़ा स्टैंड लिया कि अगर वो मुझे ऑफिशियल
पर हमें साइन करके देते हैं तो हम अपनी आर्मी वहां पर भेज सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो वीपी मेनन ने कहा ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ। तो वीपी मेनन ने बात ना करते हुए एक बार गए उनके पास और वो सीधा वीपी मेनन पत्र लेकर गए। मतलब जो आप मानते हो जिसको आजकल जिसके ऊपर ये मुद्दा बना जिसका नाम था विलय पत्र। जम्मू कश्मीर में जब राजा हरि सिंह के पास ये विलय पत्र लेकर गए वीपी मेनन, उन्होंने कहा कि राजा साहब अब आपको साइन करना होगा, नहीं आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको बता भी चुके थे। तो हरि सिंह ने कहा कि ठीक है मैं आपको ये सिग्नेचर कर देता हूँ। लेकिन हरि सिंह की एक बहुत बड़ी बात थी कि वो बहुत जल्दी मतलब अपने आप को क्या करते थे, बहुत कहते नहीं राजा के वचन बहुत पक्के होते हैं। तो उन्होंने साइन तो कर दिया लेकिन अपने सिपाही को सोते टाइम एक रिवॉल्वर पकड़ा दी और उनसे बोला कि अगर ये 3 बजे सुबह तक, ये 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर 1947 की बात है ये, और अगर 26 अक्टूबर की रात में इंडियन सेना या इंडियन आर्मी हमारे पास सपोर्ट के लिए नहीं आती है तो उन्होंने अपने सोल्जर से कहा कि आप रात में मुझे शूट कर देना, मतलब गोली मार देना। तो राजा हरि सिंह के सिपाही ने उनकी पिस्तौल ली और वो वहीं पर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही विलय पत्र पर उन्होंने साइन किया, वीपी मेनन जैसे तैसे, वहां पर कुछ बचा नहीं था। राजा ने सारी कारें अपने पास मंगवा ली थी तो पूरा कश्मीर खाली था। एक टूटी फूटी कार मिली जिससे वीपी मेनन एयरपोर्ट तक आए और वहां जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक आने का एक ही रास्ता भी था, बाई प्लेन। तो प्लेन से जैसे तैसे आए और यहाँ पर बोला तो माउंट बेटन का भी सिग्नेचर मान्य होता था कि विलय पत्र पर जब माउंट बेटन सिग्नेचर करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो माउंट बेटन ने भी सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर तो कर दिए, लेकिन उन्होंने अभी ये आज्ञा नहीं दी। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दो ऐसे लीडर थे, इन्होंने बोला कि नहीं अब आर्मी भेज दो। तो ये आर्मी वहां पर गई और उनकी सुरक्षा के लिए मॉर्निंग का 3 बजा था, मॉर्निंग के 3 बजे तक हमारी इंडियन आर्मी बाई प्लेन वहां पर पहुंच चुकी। उधर ये लोग बारामूला से श्रीनगर को चारों तरफ से घेर चुके थे। जब इंडियन आर्मी फ्लाइट से हमारी पहुंची तो वहां के लोग थोड़ा भड़बड़ाए और उनके मन में थोड़ा दहशत आई, मतलब जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे कि अब इंडिया सपोर्ट के लिए आ गया है। जैसे तैसे हमारा युद्ध स्टार्ट हुआ और उसी बीच जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये युद्ध हमारा 27 अक्टूबर से लेकर ये मतलब धीरे धीरे वहां की जनता तो वापस चली गई। 1947 ये युद्ध आरंभ हुआ और किसी तरह वहां पर जम्मू कश्मीर को उन्होंने बचाया इंडियन आर्मी ने और इंडिया के लोगों ने। लेकिन इसके बाद जब ये सारा चीज मसला खत्म हो जाता है तो इस चीज को लेके जिन्ना जो पाकिस्तानी लीडर थे, जिन्ना जी के मन में एक बहुत बड़ी घबराहट हुई कि अब इंडिया इनका सपोर्ट कर रहा है, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने अपनी आर्मी से खुला ऑर्डर दे दिया कि आप जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दो। लेकिन जम्मू कश्मीर पर अटैक पाकिस्तान ऐसे नहीं करेगा क्योंकि हाल ही में दोनों देश अभी आजाद हुए थे। तो उस पर यूएन भी बैठा था, यूएन भी बहुत कम नहीं साल पहले बना था, 4-5 साल पहले। तो यूएन ने इनका विरोध कर दिया और कहा कि आप ऐसे उस पर जम्मू कश्मीर पर अटैक नहीं कर सकते। ये किसने स्टैंड लिया? यूएन ने। तो जिन्ना ने कहा ठीक है मैं एक बैठक बुलाता हूं। तो जिन्ना ने उनको बुलाया, किसको? जवाहरलाल नेहरू और माउंट बेटन। जवाहरलाल नेहरू, माउंट बेटन, इन दोनों को बैठक के लिए बुलाया। जब ये बैठक हुई आपकी, ये बैठक हुई थी आपकी जाके 1948 में दिसंबर के लास्ट में। ये युद्ध चलता रहा और 1948 के दिसंबर के लास्ट में जब ये बैठक हुई तो उस बैठक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंट बेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बुलाया गया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते नहीं, एक गर्मवादी नेता होते हैं, गर्म दल के और एक नरम दल के। तो बहुत गर्म थे, बहुत खड़ा स्टैंड लेते। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान हमसे हार चुका है, हार मान चुका है, तो हम उनसे मिलने क्यों जाए, वो खुद हमसे मिलने आएंगे। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू बहुत ही आदर्शवादी थे, तो उन्होंने अपने आदर्शों का पालन किया और यूएन की बात मानी और बैठक करने गए। तो उन्होंने जब बैठक करी तो उस पर पाया कि जिन्ना ने अपनी बात रखी। उसी बीच जिन्ना ने बात रखी कि ऐसे कैसे हो गया कि आपने से, तो उन्होंने विलय पत्र दिखाया कि राजा हरि सिंह ने इस पर साइन किए थे, इस वजह से हमने इसका सपोर्ट किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय एक बात बोल दी जो बात आज भी इस नाम से भटक रही है, आर्टिकल 370। जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर को हम इस विलय पत्र के समक्ष अपने भारत के पक्ष में नहीं लेंगे। अब देखो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला क्या, बताते हैं आपको। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू।
अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत को, जम्मू कश्मीर को अपने पक्ष में नहीं लेंगे, हम जनमत संग्रह कराएंगे, यानी हम जनमत संग्रह कराएंगे, यानी हम चुनाव कराएंगे, जो पाकिस्तानी मतलब जम्मू कश्मीर की जनता करेगी वो हम करेंगे। अच्छा, इन सब के बीच हमने सारी बातें आपको बता दी कि लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, हमारे इंडियन सैनिक चले गए, लेकिन उस पर एक पॉइंट हमने स्किप किया। उस पॉइंट का नाम क्या था कि हमने स्टार्टिंग में शेख अब्दुल्ला को हरी सिंह ने जेल भेजा था। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा था, लेकिन जैसे इंडियन आर्मी यहाँ से गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत खास दोस्त थे राजा हरी सिंह। अब जवाहरलाल नेहरू से बात चल रही है तो इन्हीं से रिलेटेड बात करते हैं। राजा हरी सिंह जो थे इनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो इनके दबाव पर आकर राजा हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया, मतलब वहां से कारागार से इनको छुटकारा दिया। तो शेख अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखना है इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी तो इस पर बहुत से मेंबर्स थे, तो उनका वेट ही कर रहे थे कि शेख अब्दुल्ला जैसे रिलीज होते हैं वैसे। लेकिन शेख अब्दुल्ला एक ऐसा मुस्लिम लीडर था जो भारत का सपोर्ट करता था, तो जैसे इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची तो इसी ने स्वागत किया था, किसने, शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला ने ही इनका स्वागत किया था। और इनकी बात करें कि अब हम लोग थे जनमत संग्रह पर, शेख अब्दुल्ला की यहीं पर स्टोरी जो पॉइंट स्किप हुआ था वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। जनमत संग्रह, अब जनमत संग्रह को लेकर जिन्ना अड़ गए, मतलब जिन्ना जो थे वो अपनी बात पर अड़ी हो गए कि नहीं, अगर जवाहरलाल नेहरू का मानना ऐसा है तो फिर जनमत संग्रह जरूर कराया जाएगा, यानी प्लेसी अमेंडमेंट कराया जाएगा। तो जनमत संग्रह कराने की वजह से ही ये जनमत संग्रह जाकर बाद में बना जाकर आर्टिकल 370, मतलब उस पर जम्मू कश्मीर पर चुनाव हुआ और राजा हरी सिंह ने भी स्टैंड ये ले लिया। तब राजा हरी सिंह को तो बहुत पीछे छोड़ चुके थे क्योंकि वहां पर राज करने लगे थे शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला क्यों राज करने लगे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो भी चाहती थी कि यहाँ पर लोकतंत्र राज्य हो। तो वहां पर जब चुनाव कराया गया तो चुनाव एक तरह से कराया क्या गया, चुनाव जीता कोई नहीं। यहाँ पर शेख अब्दुल्ला का शासन था, शेख अब्दुल्ला ने भी एक मीटिंग बुलाई और उस पर ये बात करी गई कि अभी हम आपको मतलब हवाले करते हैं, चुनाव एक तरह से भारत के पक्ष में काफी तक आ गया हद तक। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी कि मैं पूरा जम्मू कश्मीर आपके सुपुर्द नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको संचार, रक्षा और आपका सैनिक सोल्जर्स, एक तरह से सैन्य बल, ये तीन चीजें आपको, यानी व्यापार ये जो भी है ये हम आपको आज्ञा देते हैं, मतलब भारत के साथ समर्थन करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कोई चीज से समर्थन नहीं करते। तभी आजकल आप देखते होंगे एक जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य है जहां पर दोहरी नागरिकता है। क्या है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता होने के साथ साथ एक ये ऐसा राज्य है यहाँ पर डबल फ्लैग है। क्या है, फ्लैग, डबल फ्लैग है। एक इंडिया का भी फ्लैग वहां पर लगता है और एक जम्मू कश्मीर का, जो कि अब ऐसा नहीं है। अब अभी मोदी जी ने अपने अगस्त 2019 में इसको खत्म कर दिया था, लगभग आर्टिकल 370 को सॉल्व कर दिया था। अभी इसकी कुछ बातें जो रिमेन रह गई हैं, कुछ शेष हो गई हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि अभी आपके पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो बचा है जूनागढ़ और एक बचा है हैदराबाद। ये दो मुद्दे भी बचे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ तक आप देख लो, अब आपका जो आर्टिकल 370 है वो फाइनली बना कब जाकर, तो बना जाकर 17 अक्टूबर 1949 को। भाई जब मेरा संविधान बना था 17 अक्टूबर 1949 को ये पूर्णतया संविधान में लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल 370 के नाम से ये लागू नहीं हुआ था। 27 सितंबर 1949 को ये आर्टिकल 306 ए के नाम से जाना जाता था। 27 सितंबर 1949 को आर्टिकल 306 ए के नाम से जाना जाता था, लेकिन 27 अक्टूबर 1949 को ये संविधान पर लाया गया। और हमारा संविधान बना कब था, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बन तो गया था, उसी दिन हमें लागू भी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने लागू कब किया, 26 जनवरी 1950।
हमारा जो संविधान पूर्णतः भारत में लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि एक बहुत पहले 1929 में बात हुई थी। 29 में क्या बात हुई थी कि हमने मतलब जो भी एक 26 तारीख का सिलेक्शन किया गया था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस वालों ने बनाई थी। तो कांग्रेस ने एक बहुत पहले बात रखी थी यूएन पे, तो उन्होंने कहा था कि हम 26 तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये मतलब गांधी जी वगैरह सब थे, तो उन्होंने घोषित कर दिया था पहले से ही। तो पहला जो आपका मनाया भी गया था वो 26 जनवरी 1930 को पहला झंडा आपका इंडिया का फहरा दिया गया था। मतलब संविधान लागू हो गया था, इसी संविधान तो नहीं, ये झंडा फहराया गया था, लेकिन वही डेट उठाकर यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट करी और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूर्णतः लागू हुआ। और ये दो डेट याद रखना, 27 सितंबर 1949 को आर्टिकल 306 के रूप में था, और ये किसके तहत था? भाग 6 के तहत। ये भी याद रखना, भाग 6 के तहत ये तैयार किया गया था और 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में सर्वमान्य किया था। आप सब देख चुके हो वीडियो। अभी आपको जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप थोड़ा इस पर चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और वॉच करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए।